गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, सुप्रभात। और सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादराजून की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और 7th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई सतत रूप से चालू रखें। और आज हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण कैसे होता है। कुछ पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं वही बना पाते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि यदि कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देख रहे हैं आप, वापस देखिए। कुछ पादप ऐसे हैं, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो फिर वह अपना भोजन भी स्वयं नहीं बना सकते। वे भोजन संश्लेषित यानी बनाना या निर्मित करना। तो ऐसे पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। स्वयं का भोजन बनाने के लिए उनमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है। हमने पढ़ा था सारे शैवाल के बारे में पढ़ा, पादपों के बारे में पढ़ा। अब शैवाल जो होते हैं नील हरित शैवाल ठहरे हुए पानी में दीवारों पर गीली जगह पे पाए जाते हैं शैवाल, तो उनका रंग हरा होता है। इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो अब कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वह अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए वह अपने भोजन के लिए मनुष्य की तरह या अन्य पादपों की तरह दूसरे पादपों के खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। किसी दूसरे पादप के द्वारा बनाए गए भोजन पे ये निर्भर रहते हैं। समझ गए? कुछ पादप होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए वे भोजन के लिए दूसरे पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पे निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य, हम भी पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। अगर पादप उगेंगे तो गेहूँ, बाजरा ये में सब प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा। तो हम सब भी भोजन के लिए पादपों पर, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो उसी प्रकार कुछ पादप भी होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए वह दूसरे पादप द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है? तो ये दूसरे पादप द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करना, उसको खाना, इसे कहते हैं विषमपोषी प्रणाली। क्या कहते हैं? विषमपोषी। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना और खुद भोजन न बना पाना, इस प्रकार की प्रणाली को कहते हैं विषमपोषी प्रणाली। समझ गए? अब आगे देखो, एक एग्जाम्पल है कि ये विषमपोषी प्रणाली कौन दर्शाते हैं। तो आपने तने व शाखाएं, पेड़ होता है, ये इसका हो गया तना, जड़ें, ये शाखाएं निकल रही हैं। तो ये तने के ऊपर ऐसे लटकते हुए पीले रंग की संरचना आपने देखी वो तने पे या शाखाओं के ऊपर ऐसे शाखाएं जो होती हैं उसके ऊपर लटकी हुई ऐसे पीले रंग की संरचना दिखाई देती हैं। इसे अमर बेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर बेल। तो आपको कोई पूछ ले कि विषमपोषी प्रणाली कौन दर्शाते हैं, तो अमरबेल इसका उदाहरण है। अमरबेल क्या करता है कि आपने तने, ये तना हो गया और ये ऐसे डालियाँ निकली, इसके ऊपर शाखाएं होती है लंबी लंबी, और इन पर पीली पीली संरचना लंबी लंबी लटकी हुई ऐसे दिखाई देती है। तो
पेड़ पौधों की तने या शाखाओं के ऊपर लटकती हुई, ऊपर भी जा सकती है ऐसे, चढ़ती ऊपर भी जा सकती है ऐसे, और लटकी हुई भी हो सकती है। तो तने व शाखाओं के ऊपर लटकी हुई ऐसे पीले रंग की संरचना दिखाई देती हैं, इसे अमरबेल कहते हैं। अमरबेल क्या कहते हैं बेटा? अमरबेल। तो अमरबेल क्या हो गया? एक पादप है जो दूसरे पादप के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ होता है और लटकता हुआ ऐसे। तो देखेंगे वापस, इसमें तने व शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना अमरबेल पादप है। क्या है? तने व शाखाओं के ऊपर लिपटी हुई ऐसे और ऊपर चढ़ती हुई ऐसे लिपटी हुई संरचना जो है वो अमरबेल है। क्या है? अमरबेल। तो पेड़ पौधों की तने और शाखाओं पे लिपटी हुई पीले रंग की संरचना दिखाई देती है ऐसे, ऊपर चढ़ती हुई ऐसे, उसे अमरबेल कहते हैं। और ये अपना भोजन जो होता है वह जिस पेड़ पे चढ़ा हुआ है उससे ही प्राप्त करता है। जिस पेड़ के ऊपर अमरबेल ऐसे चढ़ा हुआ है ना, इसके ऊपर चढ़ा हुआ ऐसे लटकता हुआ, तो पीले रंग की संरचना, लटकी हुई पीले रंग की संरचना, इससे लिपटी हुई भी कह सकते हैं ऐसे, लिपटी हुई पीले रंग की संरचना अमरबेल कहलाती है। और ये अमरबेल क्या करता है? जिस पौधे के ऊपर ये चढ़ा हुआ है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। समझ गए? तो अब इससे दो परिभाषाएं निकल के सामने आई कि जिस पर ये आरोहित होते हैं और या जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। अतः क्योंकि अमरबेल जो होता है वह उस पादप को, परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब देखना, ये अमरबेल इसके ऊपर चढ़ा हुआ, ठीक है, और लटकता हुआ पीले रंग की संरचना आपको दिखाई देती है जिसे अमरबेल कहते हैं। तो अमरबेल क्या हो गया? परजीवी। क्या हो गया? परजीवी। और ये क्या हो गया? पेड़ जिस पर ये चढ़ा हुआ है इसको बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। समझना एक बार आपस, ये अमरबेल जिस पादप पे चढ़ा हुआ होता है उस पादप को तो कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। अमरबेल, ये अमरबेल हो गया लटकता हुआ, मैंने यहाँ लिखा है ऐसे। अमरबेल जिस पादप के ऊपर लिपटा हुआ होता है उस पादप को, ये पूरा पादप है ना, इसको बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। जिस पादप के ऊपर ये अमरबेल चढ़ा हुआ होता है उस पूरे पादप को बोलते हैं परपोषी, क्योंकि यह अमरबेल को भोजन दे रहा है। ठीक है, तो इसका पोषण कर रहा है परपोषी। पर यानी दूसरे का, पोषी यानी पोषण करने वाला, दूसरे को भोजन देने वाला। तो ये अमरबेल जो है ये इस पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है, तो इस पूरे पेड़ को कहेंगे परपोषी। क्या कहेंगे? परपोषी। और ये जो अमरबेल है, अमरबेल इस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो जिस पेड़ के ऊपर ये चढ़ा हुआ है उसको तो बोलते हैं परपोषी, और इस चढ़ी हुई संरचना को बोलते हैं, अमरबेल को बोलते हैं परजीवी। क्योंकि ये जो पेड़ था इसके ऊपर तने और शाखाएं लगी हुई थी और इस पर ये पीले रंग की संरचना अमरबेल आ गई, तो इसके द्वारा जो बनाया गया भोजन है, इस पेड़ के द्वारा बनाया गया जो भोजन है वह सारा ये अमरबेल ग्रहण कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और जिस कारण से ये पेड़ जो है वह पोषकों से, इसको जो पेड़ पौधों को जो पोषक चाहिए उससे ये वंचित रह जाता है। तो ये अमरबेल क्या करता है? इस पेड़ के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लेता है, जिससे इस पेड़ को पोषण नहीं मिल पाता और यह पेड़ जो है वह पूरी तरह से पोषकों से वंचित, तो यह थोड़ा पोषकों से वंचित रह जाता है। जैसे मैं हूँ, मान लो अब मैंने अपने हिस्से का भोजन बनाया और कोई दूसरा आके उसमें से थोड़ा बहुत खा जाए, तो जितना भोजन मेरे को चाहिए था मैंने उसके हिसाब से बनाया था और उसमें से थोड़ा सा भोजन कोई और ले गया, तो मैं तो अपने भोजन से वंचित रह गया ना, मैं तो अपने भोजन से वंचित रह गया। जैसे भाई मेरे को 5 रोटी की भूख है, मैंने 5 रोटी बनाई और कोई आके उसमें से 2 रोटी लेकर चला गया, पीछे कितनी बची? 3। तो अब 3 पीछे बची हैं, इसका मतलब मेरे को तो 5 चाहिए थी, अब मैं 3 खाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा ना। तो वैसे ही अमरबेल जो होता है इस पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ होता है और इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, बनाया गया भोजन है उसको ग्रहण कर लेता है। तो
यह अमरबेल जो है ये इस पादप को पोषकों से वंचित करता है, बराबर इसको भोजन नहीं मिल पाता है। पेड़ को जितने पोषक चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये अमरबेल क्या है, परजीवी। समझ गए? दूसरा जीव जो दूसरे पेड़ पे चढ़ के अपने भोजन ग्रहण करता है उसे बोलते हैं परजीवी। समझ गए आप? अमरबेल जिस पेड़ पे चढ़ा होगा उसको बोलते हैं परपोषी और अमरबेल को बोलते हैं परजीवी। समझिए ना? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं एक बार। चलिए आराम से नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लोरोफिल, ल कर देना इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं घटपर्णी या कीटभक्षी पादप। ये भी एक पादप होते हैं जो छोटे मोटे कीटों को या छोटे छोटे जंतुओं को मार के खाते हैं। मतलब ये कीटों को पाचन करते हैं, कीटों को अंदर लेकर उसका पाचन करके उसको गला के खा जाते हैं, इसलिए इसका नाम है घटपर्णी या कीटभक्षी पादप। घटपर्णी नाम से पता चल रहा है, घटपर्णी। घट का मतलब होता है घड़ा, घट और पर्णी। घट यानी घड़ा और पर्णी यानी पत्ता या पत्ती ले लो, तो घड़े के समान पत्ती वाला, घड़े के समान पत्ती वाला होता है, उसे कहते हैं घटपर्णी। और इसका दूसरा नाम है कीटभक्षी, क्योंकि यह कीटों को पकड़कर खा जाता है, कीटों को पकड़कर अपने अंदर ग्रहण करके इनको पचा के खा जाता है, इसीलिए इसका नाम है घटपर्णी या कीटभक्षी पादप। घटपर्णी यानी इसका जो पत्ती होती हैं वह घड़े के समान होती हैं, इसीलिए इसको घटपर्णी। और दूसरा कीटभक्षी, कीट यानी कीटों को, भक्षी यानी खाने वाला, कीटों को पचाकर खाने वाला कीटभक्षी पादप कहलाता है। अब इसकी बात करें, ये पादप क्या होते हैं? ये पादप जो होते हैं घटपर्णी या कीटभक्षी पादप, देखना आप यहाँ बोर्ड पे, इसको समझेंगे एक बार फिर आप नोट करना अच्छे से। इसमें क्या होता है कि जो पत्ती होती हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो घटपर्णी पादप है, ऐसे पादप हैं जो कीटों को पकड़कर उन्हें पचा देते हैं, कीटों को पकड़ते हैं और उनको गला के पचा के खा जाते हैं, उन्हें कहते हैं कीटभक्षी पादप। तो इसमें क्या होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, घड़े के समान दिखाई देती है। घड़े का मुंह होता है ऐसे, घड़े के समान इसका मुंह होता है ऐसे आगे से, और यहाँ एक ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है। अब देखना, और यहाँ से एक ऐसी संरचना निकली हुई दिखाई देगी आपको, इसको ऐसे देख लो। इसमें क्या होता है कि इस पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ, ये पत्ती का रूपांतरित रूप है। पहले ये पत्ती थी छोटी ऐसे, फिर ये पत्ती जो है वह घड़े के समान इसने रूप ले लिया, इसकी जो पत्ती का रूप जो है वो घड़े के समान हो जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये घटपर्णी पादप क्यों है, क्योंकि इसकी जो पत्ती थी पहले,
पत्ती ने अपना रूप चेंज किया तो ये पत्ती का रूपांतरित भाग है। रूप धन अंतरित, पत्ती जो थी पहले ये पत्ती के रूप में था, फिर इसने इस अपने इस पत्ती ने अपने रूप को चेंज किया और ये घड़े के समान बन जाती है। तो ये जो आपको घटपर्णी पादप दिखाई दे रहा है, ये पहले पत्ती था और फिर पत्ती जो है आगे जाके इस घड़े के समान इसने रूप बना लिया। तो ये जो घटपर्णी पादप होते हैं वह पत्ती का रूपांतरित रूप यानी बदला हुआ रूप होते हैं। अब इस घड़े के समान संरचना वाला ये जो पादप है घटपर्णी पादप, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे रोम यानी बाल लगे होते हैं। अंदर क्या है, रोम या बाल कह सकते हैं, बाल रूपी संरचना रोम। तो इसके अंदर एक बाल होते हैं जो नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, अधोमुखी यानी नीचे की ओर जिनका मुंह होता है। तो इस घटपर्णी पादप ये क्या है, पत्ती का रूपांतरित भाग है। पहले ये पत्ती थी जो बदलकर घड़े के समान इसने रूप ले लिया। तो इसमें ऐसे रोम यानी बाल दिखाई देते हैं नीचे की ओर लटके हुए ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं ये पादप, घटपर्णी पादप कैसे कीटों का पाचन करते हैं, उनको खाते कैसे हैं। जैसे ही कोई कीट यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ आता है तो यहाँ जैसे इस पादप के अंदर जाता है तो जाते ही इस पादप की बालों के रोमों के बीच में फंस जाता है, क्योंकि ये रोम होते एकदम पास में। और जैसे ही कोई पादप इसके अंदर जाएगा तो ये कीट जो है ये इनके बालों के बीच में जाके फंस जाता है और फिर ये ऊपर से ढक्कन आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ पाचक रस पाए जाते हैं, पाचक रस। इस घटपर्णी पादप में कुछ पाचक रस पाए जाते हैं जो कीट जो अंदर गए ना कीट, उनका पाचन करके उनको पचा देते हैं। और इस प्रकार ये घटपर्णी पादप जो है वह कीटों को खाकर उनका भक्षण करके अपना पोषण करता है, भोजन करता है। समझ में आई बात? यहाँ पर समझाऊं, देखो अब इसको देखना आप लोग। ऐसे पादप जो कीटों को पकड़कर उन्हें पचा देते हैं या खा लेते हैं, उन्हें घटपर्णी पादप या कीटभक्षी पादप कहा जाता है, क्योंकि ये कीटों को खाते हैं। इसलिए इसमें आपको जो घड़ेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, घड़े के समान संरचना दिखाई दे रही है, वो क्या है, जो कि उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पहले ये पेड़ के ऊपर ऐसे पेड़ था, इसकी ऊपर पत्ती लगी हुई थी ऐसे, ठीक है। अब इस पत्ती ने क्या किया, ऐसे पेड़ के ऊपर बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। ये पत्ती जो है वो बदल के ऐसे घड़े के समान इसने रूप ले लिया और ये इसका ढक्कन, ठीक है। तो ये पत्ती जो होती है इसका रूपांतरित भाग है। पहले ये पत्ती था और फिर पत्ती जो है वह बदलकर घड़े के समान इसने रूप ले लिया, इसीलिए इसका नाम घटपर्णी पादप भी है। घटपर्णी, पर्णी यानी पत्ती, और घट, पत्ती जिसकी घड़े के समान हो उसे घटपर्णी पादप कहते हैं। तो ये जो पत्ती थी पहले उसका रूपांतरित भाग हो गया घटपर्णी पादप, घड़े के समान। तो ये घड़े के समान जो आपको दिखाई दे रहा है ये पत्ती का रूपांतरित भाग है और इसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगा हुआ, ऐसे ये जो है भाग, इसके ऊपर ये ढक्कन होता है। अब क्या होता है, ये जो घटपर्णी पादप हैं इसके अंदर ऐसे छोटे रोम यानी बाल पाए जाते हैं। रोम लंबे लंबे ऐसे नीचे की ओर लटकते हुए, इनका मुंह नीचे की ओर होता है। अब जैसे ही कोई कीट यहाँ आएगा और इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ जाकर बालों के बीच में फंस जाता है। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, जब कोई कीट घड़े में आएगा तो यह उसके रोमों के बीच यानी रोम यानी बालों के बीच फंस जाता है और घड़े में कुछ पाचक रस होते हैं। घड़े के अंदर क्या होते हैं, पाचक रस, जो इन कीटों का पाचन करके उनको पचा देते हैं। तो कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप जो होते हैं वह कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। समझ गए ना? घटपर्णी पादप क्या है, पत्ती जो होती है उसका रूपांतरित भाग है, इसके अंदर रोम पाए जाते हैं और ऊपर ऐसे ढक्कन लगा हुआ होता है। जैसे कोई कीट यहाँ आता है इन के बालों के बीच में फंस जाता है और फिर इसके अंदर कुछ पाचक रस होते हैं जो इस कीट का पाचन कर देते हैं, उसको पचा देते हैं। इस प्रकार ये जो घटपर्णी पादप है वह अपना भोजन करते हैं, पोषण करते हैं। ये भी एक पोषण की विधि है।
भोजन करने की विधि है, पोषण कैसे होता है इसमें, वो है। ठीक है, समझ गए। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, घटपर्णी पादपों के दो उदाहरण हैं। पहला है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा है सनड्यू। ये कीट भक्षी पादप हैं, कीटों का पाचन करके खाने वाले पादप हैं। इनका नाम याद रखें, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, ये दोनों ही कीट भक्षी यानी घटपर्णी पादप होते हैं। समझ गए। तो दो एग्जाम्पल याद रखना, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, VFT वीनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा है सनड्यू, सन हिंदी में लिख लेते हैं, चलो सनड्यू। ये दोनों ही क्या है, कीट भक्षी या घटपर्णी पादप। समझ गए। अब इसको उतार लें, ये मिटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया था। चलिए उतारिए इसको, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं मृत जीवी की। ये भी अपना पोषण यानी भोजन किस प्रकार करते हैं, अपना पोषण किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु के समय जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं, जैसे किसी पेड़ की टूटी हुई टहनियाँ, सूखी पत्तियाँ या कोई कचरे वाली जगह, वहाँ पर आपने ऐसे संरचना देखी होगी, पत्तियों के ऊपर सफ़ेद संरचना जो आपको दिखाई देती है, सफ़ेद धागेनुमा संरचना, और ऐसे थुम्बी, देखो ऐसे मान लो ये सूखी पत्तियाँ और कचरा पड़ा है, इसके ऊपर ऐसे आपने देखी होगी थुम्बी जिसे बोलते हैं मारवाड़ी में। ये क्या है, मृत जीवी। क्या है ये, मृत जीवी। तो इसके ऊपर जो ये आपको संरचना दिखाई देती है, ये मृत जीवी की संरचना है। तो वर्षा ऋतु के समय कुछ जीव होते हैं जो अपनी संख्या में वृद्धि करके ऐसा रूप ले लेते हैं जिन्हें मृत जीवी कहते हैं। ये क्या करते हैं, आपने वर्षा ऋतु के समय बरसात के दिनों में टूटी टहनियों, तनों पे या छाल पर, या पेड़ की कोई छाल हो सकती है, उस पर आपको छाते नुमा संरचना दिखाई देती है गुच्छों के रूप में। अरे थुम्बी, मैंने आपको बताया ना, सफ़ेद सफ़ेद बरसात के टाइम थुम्बी उगती है, काली वाइट कैसी भी, वो एक मृत जीवी का उदाहरण है। तो बरसात के दिनों में आपको टूटी टहनियों पे, तनों पे या छालों पे जो गुच्छे नुमा, ऐसे गुच्छे नुमा संरचना दिखाई देती हैं, उसे आप देखते हैं, वो मृत जीवी का उदाहरण है। तो ये मृत जीवी जो होते हैं, ये सड़ी गली वस्तुएं जिनका विघटन हो सके, विघटन मानी जो सड़ सके, गल सके, जिनका गठन हो सके, विघटन यानी गलन, जिनको गलाया जा सके, विघटित पदार्थों पर ही ये मृत जीवी उगते हैं। दूसरा उदाहरण है डबल रोटी है। डबल रोटी बाजार से लाते हैं, डबल रोटी। डबल रोटी को गीले पानी में गीला करके 2 या 3 दिन तक ऐसे पड़ा रखा जाए। ये डबल रोटी मान लो, इस डबल रोटी को गीला करके 2 या 3 दिन तक ऐसे खुले में पड़े रहने दो, तो इसके ऊपर ऐसे फूफुंद लग जाएगी, सफ़ेद धागेनुमा संरचना, ऐसे फूफुंद लगती है ना, फूलन जैसे कहते हैं, अपनी मारवाड़ी में क्या कहते हैं, फूलन। तो डबल रोटी को या रोटी को ले लो, रोटी भी अगर 3 या 4 दिन पड़ी रह जाए तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद संरचना दिखाई देती है। इसे कवक या फंजाई कहते हैं। कवक या क्या कहते हैं, फंजाई। ये कवक या फंजाई ये भी मृत जीवी का उदाहरण है। मृत यानी मरे हुए, मृत यानी मरे हुए या सड़े हुए पर अपना जीवन चलाने वाला। मृत जीवी यानी मरे हुए या सड़ी गली वस्तुओं पर उपस्थित रहकर अपना भोजन करने वाले जीव जो होते हैं वह मृत जीवी कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं।
तो मैंने आपको बताया कि बरसात के दिनों में पेड़ की सूखी हुई टहनियाँ या टूटी हुई टहनियों पे, तनों पे या छालों पर आपको सफ़ेद गुच्छे नुमा संरचना दिखाई देती हैं, वह होती है मृत जीविका या मृत जीवी होते हैं। दूसरा है डबल रोटी को पानी से गीला करके 2 या 3 दिन तक खुला रहने दिया जाए तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद संरचना आपको दिखाई देती है धागे नुमा, वह फफूंद कहलाती है। इसे कवक या फंजाई कहते हैं। ठीक है, ये जो मृत या विघटनकारी, जो मृत या जिनका विघटन हो सके, जिनको गलाया जा सके, सड़ने वाली वस्तुएं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। ये मृत जीवी क्या करते हैं? ये जो मृत जीवी हैं ये सड़ी गली वस्तुएं होती हैं, उनके ऊपर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और ये पाचक रसों का स्राव करके फिर एक संरचना बना लेते हैं जो साधारण होती है और विलेय होती है। साधारण और क्या होती हैं? विलेय। देखो यहाँ पे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित करते हैं तथा वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। और इस प्रकार की पोषण प्रणाली जो होती है इसे मृत और विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। देखो कैसे होता है, वापस समझे एक बार। ये 2 एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए कि बरसात के दिनों में सड़ी गली वस्तुओं पे जो संरचना दिखाई देती है वो भी मृत जीवी हैं। दूसरा है डबल रोटी को 2-3 दिन तक खुला पड़े रहने पे इसके ऊपर सफ़ेद संरचना दिखाई देती है, वो कवक या फंजाई कहलाती है। जो कवक भी एक क्या है? मृत जीवी। अभी मृत जीवी क्या करते हैं? मृत जीवी जो होते हैं वो सड़ी गली वस्तुओं पे या जैविक पदार्थ जैसे पेड़ पौधों की टूटी हुई टहनियाँ वगैरह, उन पे जैसे मान लो पेड़ पौधे की पत्तियाँ वगैरह सब बिखरी हुई है। अब ये क्या करेंगे? ये जो मृत जीवी होते हैं, कौन ये मृत जीवी, इसके ऊपर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और फिर ये पाचक रस जो होते हैं वह वृद्धि करते हैं। पाचक रसों का स्राव करने पर ये इसको क्या बना देते हैं? साधारण और विलेय। क्या बना देते हैं? साधारण व विलेय। साधारण व विलेय। तो ये साधारण और विलेय पदार्थ बन जाता है और इस प्रकार की जो पोषण प्रणाली होती है, और इसमें क्या होता है, ये जो मृत जीवी होते हैं ये इसको सरल और विलेय बना देते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद इसका अवशोषण कर लेते हैं, इसको अपने अंदर खींच लेते हैं। ये जो प्रणाली होती है इसे कहते हैं मृत जीवी प्रणाली या मृत पोषण प्रणाली। मृत जीवी प्रणाली, मृत जीवी प्रणाली, समझ गए? और ये थुम्बी वगैरह जब बने ना, कैसे बने? कैसे बने? देखो वापस देखो, ये सड़ी गली वस्तु होगी, कोई भी सूखी हुई टहनियाँ, पत्तियाँ, तने, शाखाएं, ये टूट कर नीचे गिर गई और ये पड़ी पड़ी सड़ रही है। तो अब ये जो कवक है ये क्या करेगा? कवक जो होते हैं वायु में इनके बीजाणु तैरते रहते हैं। जैसे ही ये सड़ी गली वस्तु यहाँ इनको दिखाई देती है उसके ऊपर आकर पाचक रसों का स्राव करते हैं और इसको एकदम साधारण और एकदम विलेय बना देते हैं। साधारण मतलब एकदम सरल पदार्थ बना लेते हैं और विलेय, साधारण व विलेय, साधारण व विलेय। तो ये कवक जो होते हैं, कवक भी एक मृत जीवी का उदाहरण है ना। तो ये कवक या मृत जीवी जो होते हैं वह सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर आके पाचक रसों का स्राव करते हैं। पाचक रसों का स्राव करते हैं, इसके ऊपर छोड़ते हैं पाचक रसों को और फिर पाचक रसों को छोड़ने के बाद इसको साधारण व विलेय, एकदम सिंपल साधारण और पानी में विलेय, जिसको विलेय किया जा सके ऐसा बना देते हैं। और फिर ये जो भोजन बना है विलेय के रूप में इसको वापस अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते थे? अवशोषित यानी ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार ये मृत जीवी जो होते हैं वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्रणाली होती है इस प्रकार भोजन प्राप्त करने की, इसको कहते हैं मृत जीवी प्रणाली। मृत जीवी प्रणाली, इस क्रियाकलाप को पूरी को कहते हैं या इस प्रणाली को कहते हैं मृत जीवी प्रणाली। तथा ये जीव होते हैं इन्हें कहते हैं मृत जीवी। ये जीव जो ऐसा काम करते हैं ना, ये कवक वगैरह, ये सारे क्या है? मृत जीवी।
जो इनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं, पाचक रसों का स्राव करते हैं, वो ऐसे जीव जो होते हैं उन्हें कहते हैं मृत जीवी। समझ में आ गई बात? चलिए इसको वापस देख लें। और ये जब बात करते हैं मृत जीवी का उदाहरण है कवक। मृत जीवी का उदाहरण क्या है? कवक। ये जो कवक है ये हमेशा सड़ी गली वस्तुओं पे या जहाँ पर नमी हो, पानी की मात्रा अधिक हो, नमी व उष्ण, थोड़ी गर्मी भी होनी चाहिए और नमी यानी पानी की भी मात्रा होनी चाहिए, तो नम व उष्ण जगह पर ये कवक पाए जाते हैं। कवक क्या है? मृत जीवी का उदाहरण। मृत जीवी क्या है? कवक। कवक एक मृत जीवी है, तो मृत जीवी का उदाहरण हो गया कवक। और ये कवक क्या करता है? जहाँ पर खुली जगह है, जहाँ पर विघटनकारी या सड़ी गली वस्तु होती हैं, उनके ऊपर जाके पाचक रसों का स्राव करके भोजन ग्रहण करता है। और ये कवक वहीं उगते हैं जहाँ नम व उष्ण जगह हो। नम व उष्ण, नम व उष्ण, जहाँ नमी हो, पानी की मात्रा भी हो और हल्की गर्मी भी हो, उष्णता यानी गर्मी भी हो। तो नम व उष्ण जगह पे कवक अपनी वृद्धि करते हैं। 1 से 2 कवक, 2 से 4 ऐसे कवक अपनी वृद्धि करते हैं और धीरे धीरे उस जगह पर पाचक रस स्रावित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। और हमने देखा होगा अचार काफ़ी दिनों तक पड़ा रह जाए खुला तो उसके ऊपर फूलन, फफूंद या कवक लग जाता है। ये वही फफूंद या कवक होता है। अचार है, चमड़ा है, कपड़े हैं, इन तीनों के ऊपर ये कवक या फंजाई या फफूंद लगी रहती है। काफ़ी दिनों तक खुला छोड़ने पर ये कवक जो है वो नमी यानी पानी की मात्रा, जब वायुमंडल में नमी होती है ना तो आपकी स्किन एकदम ऑयली ऑयली हो जाती है, गीली गीली। तो नमी में ये कवक जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं और अब फिर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं।